हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल A1 स्टडी। आज हमारी क्लास है एस्टिमेट की, क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, जो आपके चैप्टर का नाम है। आपके में है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। ये आपके चैप्टर का नाम, बुक का नाम है, जिसे हम शॉर्ट में बात करें, एक बिल्कुल जो हम पढ़ते हुए आते हैं, जो आपने नाम भी सुना होगा, इसे हम कहते हैं एस्टिमेट। इसमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को इसमें 2 क्लासें ली है अभी तक। पहले तो मैंने इसमें बताया था सिलेबस क्या है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर में कुछ और आ गया, हो गया अपना तो काम बस। और दूसरी जो वीडियो मैंने उसमें चैप्टर फर्स्ट बताया था आपको, चैप्टर फर्स्ट में कुछ नहीं था, बस कुछ एक थ्योरी सी थी, वो मैंने कंप्लीट कराई थी। आज हम आपका कर रहे हैं चैप्टर 2 स्टार्ट। जो मैंने कहा था कि मेरी कोशिश रहती है कि जिस दिन एक दिन तो आता है सप्ताह में, यानी थर्सडे को हम एस्टीमेट पढ़ते हैं, और उस एक दिन में भी एक चैप्टर खत्म ना करेंगे तो फिर किस हिसाब से हम अपने सिलेबस को खत्म करेंगे। पर आराम से हो जाएगा, चिंता ना करें, अब तो अप्रैल चल रही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को निपटाने की कोशिश करूँ। तो आज चैप्टर सेकंड है, इसमें भी कुछ नहीं है, थ्योरी है, बस न्यूमेरिकल आपके यहाँ आएंगे, मैं न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा। इसमें आपको एस्टीमेट के बारे में पढ़ना है कि एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट के टाइप क्या है, पहली चीज। दूसरी, आपकी जो प्रॉब्लम आ रही थी कमेंटों में, प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इंग्लिश में, सर इंग्लिश में पढ़ाइए। देखो, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के बच्चे मेरे पास हैं। पेड बैच में क्या होता है, वहाँ तो मैं हिंदी इंग्लिश अलग अलग चला देता हूँ, क्योंकि वहाँ टीचर भी हैं मेरे पास में, अलग अलग क्लास चल जाती है। बट ये यूट्यूब पे मैं अकेला आता हूँ तो उतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलूँ। तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश में लिखूंगा अब, और इंग्लिश में उसको हिंदी में बोलूंगा। यानी कि देखना, बहुत सिंपल इंग्लिश है। मैं वो वाली इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा किताब वाली कि समझ में नहीं आती, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। आपके सामने लिखूंगा इंग्लिश, देखना बिल्कुल अगर आप सेंटेंस पे आते वैसे बना लोगे। तो इस चीज को आप मिटा दीजिए पहले तो। ये 4th सेमेस्टर की भी क्लास ली थी मैंने, तो उसकी ये यहाँ पे वो आ गई है, जो क्लास चल रही थी वही क्लास आ गई है यहाँ पे। क्योंकि अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितने बिजी रहते हैं हम लोग, कि आपकी क्लास लगाने के लिए आपकी PDF जो मैंने बना रखी है आपके लिए, वो भी नहीं लगा पाया मैं इसमें। बस इतना बहुत है आज के लिए। अच्छा, खत्म ही हो गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, और इसका नाम लिख दीजिए टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। अगर मैं एस्टिमेट की बात करता हूं, एस्टिमेट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना किसी भी चीज का खरीदने से पहले। जैसे हम कहते नहीं, कोई हम मकान बना रहे हैं, कोई आ गया, अरे भाई इसका थोड़ा एक एस्टिमेट बताओ, कितने तक का बिक जाएगा ये मकान, या कितने तक की मेरी लागत, बना रहे हैं तो कितने तक की लागत आ जाएगी, एक एस्टिमेट बताओ, यानी कि एक अनुमान बताओ कितने तक का हमारे रुपए खर्च हो जाएंगे, ये एक एस्टिमेट बताओ, ये कहते हैं ना, कहते हैं हम। तो वही इसकी डेफिनेशन भी, जो हम आजकल रोज यूज करते हैं आजकल क्या। और एक चीज़ और जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, लेकिन आप लोग जानते भी नहीं होंगे, बस आपको पढ़ने से मतलब है। IS, सॉरी ये तो स्टील का कोड है, 800 1200 कोड है इसका, जो हम पढ़ रहे हैं एस्टिमेट, IS 1200 कोड होता है। IS 1200 पार्ट 28, यहाँ से हम ये एस्टिमेट पढ़ रहे हैं अपना। एस्टिमेट की डेफिनेशन लिखो, इट्स यूज फॉर फाइंड, जो मैंने बताया था वो इंग्लिश में लिखूंगा, यूज फॉर फाइंड द प्रोबेबल कॉस्ट, यानी एक अनुमानित लागत जो हमारी होगी, द प्रोबेबल कॉस्ट बिफोर द एग्जीक्यूटिंग वर्क, यानी कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी अनुमानित लागत ही एस्टिमेट कहलाती है।
अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि एस्टिमेट तो है, बट एस्टिमेट की डेफिनेशन हमने बात कर ली, एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या होता है। अब जो चैप्टर का आया था मेन वो था कि आपके टाइप्स क्या है। अगले चैप्टर पे लिखता हूँ, ये ठीक से लिखा भी नहीं जा रहा, आपको इसमें चेंज करने का भी ध्यान नहीं देता, आगे इसमें नॉक होती है वो चेंज होगी। एस्टिमेट, ये दो प्रकार के होते हैं मेरे एस्टिमेट। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ना, ऐसे नोट्स बना लिया करो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कैमरे पे मैं तो आ नहीं था, अगर कैमरे पे आता तो दिक्कत भी होती स्क्रीनशॉट लेने में। अब तो मैं अलग ही हूँ। पहला होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, और दूसरा होता है डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट यानी कि विस्तृत या विस्तृत, एस्टिमेट यानी कि विस्तृत अनुमान, और अप्रोक्सीमेट यानी किसी भी अनुमान लगाना। इसी को हम कहीं आप वैसे आपके कोर्स में जो है अप्रोक्सीमेट नाम ही दे, लेकिन मैं और भी नाम लिखा देता हूँ कि पता पड़े, पेपर में दे दे कि रफ एस्टिमेट, फिर कहोगे सर ने पढ़ाया तो नहीं था ऐसे टाइप का कुछ। तो मैं अपने जो मुझे याद आ रहा है इससे मैं नाम वो लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बुक वगैरह तो है नहीं कि उसमें से वो और लिख लूँ। इसी को रफ एस्टिमेट कहते हैं, इसी को एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कहते हैं, और इसी एस्टिमेट को हम प्रिलिमिनरी एस्टिमेट कहते हैं। ये भी आपको कहीं ना कहीं नाम मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। ये एक एस्टिमेट के नाम है, अप्रोक्सीमेट हो चाहे वो रफ हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो या प्रिलिमिनरी हो, एक ही एस्टिमेट है। और एक होता है डिटेल। दो टाइप का मेरा एस्टिमेट होता है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसमें अंदर मेरे एस्टिमेट होते हैं, ये होता है मेरा चार टाइप का, पेरेंट, क्यूबिकल, यूनिट और टिपिकल। बट आपके कोर्स में दो ही दिए हैं तो मैं दो ही लिखूंगा, चार क्यों लिखूं, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूंगा। जब AJE की तैयारी करना तो चार भी पढ़ा देंगे हम आपको, उसके लिए पेड बैच लेके आना पड़ेगा आपको। प्लिंथ एरिया मेथड, आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि JEE वाले बच्चों को पढ़ाने के बाद भी मैं इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं इसी चैनल से वहां तक पहुंचाता, इसलिए मैं इस चैनल को छोड़ना नहीं चाहता। आप लोग देख भी रहे होंगे इस पर व्यू नहीं आते, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक इस पर काम नहीं किया था। इस चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया नहीं, तो इसकी वजह से व्यू भी इधर उधर हो गए। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि यार शेयर वेयर कर दिया करें। क्यूबिकल रेट मेथड। अब डिटेल की बात करते हैं। डिटेल में चार 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 होते हैं दोनों में, बट अप्रोक्सीमेट में आपके एस्टिमेट में दो दिए हुए हैं और इसमें चारों के चारों दिए हुए हैं। पहला होता है रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, इनकी एक एक लाइन में डेफिनेशन लिखा दूंगा, बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। उसके बाद आता है आपका रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और लास्ट जो आता है एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस मेथड, एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। ये होते हैं चार टाइप के आपके। मैंने अभी तक कितना बताया आप लोगों को, एस्टिमेट की डेफिनेशन बता दी थी, किसी भी कार्य करने से पहले, किसी भी बिल्डिंग या कुछ भी हो जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसकी अनुमानित लागत लगाना एस्टिमेट है। अप्रोक्सीमेट और एक डिटेल, दो प्रकार का होता था। अप्रोक्सीमेट में चार होते हैं, बट आपके कोर्स में दो ही दिए हैं, प्लिंथ और क्यूबिकल। डिटेल में रिवाइज, सप्लीमेंट्री, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री और एनुअली, चारों के चारों आपके दिए हुए हैं। अब एक एक करके इन पे बात करते हैं, दूसरे चैप्टर में बस इतना ही है, इसलिए कह रहे थे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हेडिंग डालो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड।
लिखो इसमें अब, वही किसी भी कार्य की अनुमानित लागत लगाना, यानी कि कोई भी हमारा कार्य है उसको हम कैलकुलेशन करते हैं अप्रोक्सीमेट तरीके से, यानी कि फॉर कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रपोज्ड वर्क, यानी कि कोई भी कार्य है उसकी एक एस्टिमेट, एक प्रपोज्ड वर्क यानी किसी भी कार्य का, एक बार पूरा लिख दूं, बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि किसी भी कार्य को प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट बताना, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट मेथड कहलाता है। और इसको हम बस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है एक हमारा, जब आप डिटेल में पढ़ोगे जेईई के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। जब हम कोई भी अपना काम कराते हैं तो वहाँ पहले इसी तरह का, यानी सबसे पहले हम यही एस्टिमेट मेथड बनाते हैं, अपना अप्रोक्सीमेट बनाते हैं, फिर हम एक डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं, जिस डिपार्टमेंट का नाम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, वो इसको पास करता है, फिर डिटेल एस्टिमेट बनता है उसके बाद में, पास होने के बाद। तो दो प्रकार का था, पहला लिखो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया मेथड, तो मेथड को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ MT8, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना क्यों इतना वो लिखे। इसमें कुछ नहीं होता, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ही बताता है ये। क्या करना, प्लिंथ एरिया में जो आपकी प्लिंथ एरिया दी हुई होगी और एक आपको रेट ऑफ प्लिंथ एरिया दिया होगा, वो आपको बताना होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, प्लिंथ एरिया जो आपकी प्लिंथ एरिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ प्लिंथ एरिया का, रेट ऑफ प्लिंथ एरिया का मल्टीप्लाई कर देना, आपका प्लिंथ एरिया मेथड निकल जाएगा। कैसे, मान के चलो मुझे प्लिंथ एरिया दिए 50 mm², एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन भी नहीं आते, इस पर आ भी जाए तो मैं आपको साथ ही साथ बताते हुए चल रहा हूँ। 50 mm² दे दिया आपको। अब प्लिंथ एरिया जो आपकी रेट है वो मान के चलो 100 है पर प्लिंथ एरिया। अब इसको कैसे निकालोगे, कर दो, प्लिंथ एरिया कितनी दी है 50, रेट कितना दिया है 100, 5000 हो गया, ऐसे निकलता है ये। अगला लिखो दूसरा जो था, दूसरा कौन सा था आपके में, एक तो मैंने प्लिंथ बताया, क्यूबिकल, क्यूबिकल रेट मेथड, रेट मेथड, इसका एक और नाम है, एक और लिख लीजिए, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। कहीं पेपर में दूसरा मिल जाए आपको, सर नहीं पढ़, आपकी बुकों में से ये नहीं है नाम, मुझे याद आ रहा है साथ के साथ तो मैं लिखा रहा हूँ, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। इसमें क्या होता है, वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, अगर हम मुझे वॉल्यूम दिया होगा, क्यूबिकल देखो क्यूब यानी एक वॉल्यूम आ गया, और उसमें क्यूबिकल रेट जो मुझे दिया होगा वो, जैसे इसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यूबिकल रेट मेथड, CRM शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसी को मैंने शॉर्ट लिख दिया क्यूबिकल रेट मेथड। इसमें होता है आपका वॉल्यूम कर दो या क्यूबिकल कर दो, जो भी आपका मन करे, मैं यहाँ वॉल्यूम लिख देता हूँ, वॉल्यूम इनटू, इसे मल्टीप्लाई कर दो क्यूबिकल रेट की जो आपको दिया हुआ होगा, क्यूबिकल रेट। इसमें भी एक एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मान के चलो आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब, और आपको जो है क्यूबिकल जो रेट दे दिया वो 15 दे दिया, तो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, आपको दिया है वॉल्यूम 10 और रेट दिया 15, तो ये आ गया 150, 150 रुपये बैठ गए आपके, यानी कि 10 मीटर क्यूब को 15 मीटर पर रुपये के हिसाब से मैं लगाऊंगा, तो 150 रुपये आपके बैठ गए। और एक नोट्स लिख लो इसमें, अगर पूछ लिख दोगे तो एग्जाम में तो खुश हो जाएगा, हाँ बंदे को कुछ पता है।
ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। जो मैंने दोनों बताया ना, ये वाला बढ़िया है, तो इस पे लिख दो मोस्ट, यानी सबसे बढ़िया मेथड है ये, मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन अप्रोक्सीमेट मेथड कर दीजिए, एस्टिमेट कर दीजिए, जो भी आपका मन करे वो लिख दीजिए। अब इसके बाद में डिटेल बचा, अब करते हैं हम डिटेल की बात। इसमें कुछ नहीं है, जैसे हम यहाँ दिखाते हुए आ रहे थे कि एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा हमें लेना है, डिटेल में पूरी डिटेल में बात करेंगे। डिटेल एस्टिमेट, तो इसमें 2-3 पॉइंट लिखना है। सबसे पहले तो मोस्ट रिलेबल मेथड, मोस्ट रिलेबल मेथड यानी सबसे अच्छा मेथड है मेरा ये। सेकंड बात इसमें लिखनी है, इसमें हम सारी चीज़ें दिखाते हैं, जैसे ड्राइंग रिपोर्ट क्या होगी, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, डिजाइन कोड क्या है, रेट ऑफ आइटम कितना होगा, सारी चीज़ हम दिखाते हैं इसमें। जैसे मान के चलो, एक तो आपका हो गया अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक हो गया आपका डिटेल एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में मैंने आपसे कहा कि आपको एक फर्श बनाना है जिसका साइज 50 mm² होगा, बस इतना ही कहूँगा मैं अप्रोक्सीमेट में, इससे फालतू कुछ नहीं बोलूँगा। अब डिटेल की बारी है, डिटेल में मैं क्या कहूँगा, आपको एक फर्श बनाना है 50 mm² का, वो आपका फर्श होगा। एरिया दे दिया मैंने, 2.5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होगी, 1-4 यानी कि M15 कंक्रीट आपको यूज करनी है। 7 दिन तक आपको पानी डालना है, यानी क्यूरिंग करनी है 7 दिन तक आपको। कॉम्पैक्शन बढ़िया तरीके से करना, बाइब्रेट यूज करोगे आप। अगर मैं पूरी चीज़ बताऊं आपको कैसे काम करना, वो होता है मेरे डिटेल एस्टिमेट। और मैं आपसे बस ये कह दूं 50 mm² का फर्श बनाना है, बस जैसे आपकी मर्जी ऐसे बना दीजिए। तो ये अंतर होता है दोनों में। मोस्ट रिलेबल मेथड है ये, और इसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे ड्राइंग शीट होगी हमारी, एक तो ड्राइंग शीट होगी, इसमें स्पेसिफिकेशन हमको दिए होंगे, जो मैंने बताया था अभी आपको, ये स्पेसिफिकेशन होते हैं कि इतने M15 कंक्रीट यूज करनी है, 7 सेंटीमीटर लेना है, 50 है, ये सारी चीज़ स्पेसिफिकेशन होते हैं। फिर हम डिजाइन कोड भी देंगे कि ये वाली जो डिजाइन है इस कोड के अनुसार होनी चाहिए। और इसमें हम ये भी बताएंगे रेट ऑफ आइटम क्या है, जैसे सीमेंट की बोरी है, जो भी है आपका रेट ऑफ आइटम कितना होगा, ये सभी आपको इसमें दी हुई होगी। बस इतना ही बहुत है इसमें, बाकी कुछ ज़्यादा हाई लेवल के लिए से छोड़ो। इसके बाद में मैंने इसके मेथड बताए थे, तो सबसे पहले हम मेथड पे बात करते हैं रिवाइज एस्टिमेट पे। पहला आता है हमारा, 4 बताए थे ना, रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट हम कब करेंगे, जब आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 5% से आगे बढ़ जाए, यानी कि एक्सेड, पूरे लिख देता हूं, when original sanction, original लिख कुछ रहा हूं, लिखा कुछ और जा रहा है, ओरिजिनल सैंक्शन कॉस्ट एक्सेड मोर देन 5%, एक्सेड more than 5% of original cost। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, सपोज करो आपने क्या किया था कि 2016 में कोई एक प्रोजेक्ट लिया था आपने बिल्डिंग का, मान के चलो आपने कोई बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट लिया था। अब क्या हुआ, ये बनती है आपकी कम से कम 5 साल में, बिल्डिंग बड़ी थी, तो इसका जो प्रोजेक्ट समाप्ति की तरफ था वो 2022 था, यानी कि 2000 में इस प्रोजेक्ट मेरा शुरू हुआ था और 2022 में समाप्त होना था। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, मैं और भी कम ले सकता था, चलो 2018 कर लो, इसको ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं आज की जो कंडीशन है देश की उसके अनुसार ले जाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि अगर मैं आज की कंडीशन के अनुसार समझाऊंगा तो आपको वैसे समझ में आएगा।
माने चलो 2020 का, ये चलो 19 ले लो। 2019 में कोई आपका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट समाप्त हुआ, शुरू हुआ था, और 2000 में उसकी समाप्ति थी। अब 2019 में क्या था, जो सीमेंट था मेरा, सीमेंट की जो बोरी थी वो थी मेरी 250 रुपये की, या फिर मान, हाँ 250 रुपये ले लीजिए एक सिंपल, ये कोई 250, मुझे नहीं पता कितने की थी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सोचो 250 रुपये की थी आपकी बोरी, 250 रुपये की थी सीमेंट, आपकी कंक्रीट भी कम थी, आपकी सरिया भी कम रुपए की थी। अब क्या होता, 2022 आते आते जब वो प्रोजेक्ट को समाप्त कर रहे थे, तो यहीं पे आपकी सीमेंट की जो बोरी मैंने 250 की खरीद रहा था, जो मेरा एस्टिमेट बना था 250 के अनुसार, आज वो 450 की हो गई, 350 400 की समथिंग की आज भी, बता रहा हूँ 450 की हो गई आज। रोडी जो हुई थी आपने, रोडी कॉन्क्रीट जो आप यूज कर रहे थे, वो माने चलो 100 रुपये पर मीटर क्यों आ रही थी तो महंगी है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपये पर मीटर क्यों आ रही थी, आज वो 300 रुपये पर मीटर क्यों हो गई है। सरिया आपकी क्विंटल के हिसाब से आती, माने चलो पहले आ रही थी 2000 रुपये, आज हो गई 3000 रुपये। अगर ये सारी चीजें आपकी जब बढ़ी, माने चलो 5 करोड़ रुपए में मेरा प्रोजेक्ट था, 5 करोड़ मुझे खत्म करना था। अब जब मैंने, मेरा जो प्रोजेक्ट बना था वो बना था मेरे 2019 में इस अनुसार, इसके अनुसार बना था ना, कि 250 रुपये की बोरी, ये सारी चीजें। अब जब मैंने 2022 में काम कर रहा था तो ये सारी चीजें बढ़ गई। अब भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट लेता है अपने घर से, तो वो खत्म नहीं करेगा, अपने घर को बेच के तो लगाएगा नहीं इसमें। तो इस कंडीशन में जब वो रुपए बढ़ जाते हैं तो वो बनाता है रिवाइज एस्टिमेट। अगर आपकी जो 5 करोड़ में आपने प्रोजेक्ट लिया था, अब वो 5 करोड़ रुपए का तो है, लेकिन वो 5% से अगर ज़्यादा बढ़ गया, तो आप एक रिवाइज एस्टिमेट बनाओगे, इसे कहाँ भेजो, गवर्नमेंट के पास में भेजोगे, और उसके बाद में गवर्नमेंट आपको जो भी आपका फालतू रुपया लगेगा वो आपको देती है। ये होता है रिवाइज एस्टिमेट। दूसरा मैंने बताया था आपको सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब ये क्या होता है सर सप्लीमेंट्री, अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपको कोई डिजाइन चेंज करनी है, तो आप सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाओगे। माने चलो मेरी कोई बिल्डिंग बन रही थी, अब बिल्डिंग में मैंने कहा था कि 5 कमरे बनाने हैं आपको, यानी 5 रूम बनाने हैं, और 6 आपको बरामदे टाइप के बनाने हैं, इस तरीके से मेरी डिजाइन थी एक एग्जाम्पल के रूप में। अब मेरी डिजाइन चेंज हुई, मैंने कहा नहीं 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 यार, अब क्या करना, आपको 10 तो कमरे बनाने हैं, और 2 बरामदे टाइप के बना देना, बाकी 5 लेटरूम बाथरूम जो आपके होते हैं, बाथरूम 5 बना देना। मतलब मेरी डिजाइन चेंज हो गई। जब मेरी डिजाइन चेंज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा आपके लिए, मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था उस कंडीशन में मैं रिवाइज एस्टिमेट, तो मेरा इस समय था सप्लीमेंट्री करूंगा। तो इसमें लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क और चेंज इन प्रपोजल, यानी कि कोई भी प्रपोजनल वर्क है अगर उसमें चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो लिखो, इट इज यूज्ड, इट इज prepared when additional work or change इन प्रपोज्ड वर्क, कोई भी आपका प्रपोज वर्क होगा वो इन प्रपोज्ड वर्क। 2 और बच्चे, इनको जल्दी समाप्त करते हैं। उसमें क्या था, एक तो रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ये था एक। तो ये तो आप लिख ही लोगे, इसमें मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका एस्टिमेट रिवाइज भी हो रहा है, यानी 5% से ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, और डिजाइन भी आपकी चेंज हो गई, दोनों कंडीशन में हम ये एस्टिमेट बनाएंगे, रिवाइज एंड सप्लीमेंट्री। फिर आता है हमारा लास्ट जो है आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट आपके चैप्टर का, एनुअल एंड रिपेयर मेंटेनेंस मेथड। ये आपका पूरी साल के लिए किया जाता है। आप अपने घर पे कलई कराना चाहते हैं, आपका घर कहीं टूट गया है, कमरे में प्लास्टर हट गया है, वो चीज़ आप एक एनुअल तरीके से कराना चाहते हैं, हम इसको करते हैं। तो लिखिए, दिस एस्टिमेट यूज्ड फॉर रिपेयर, किसी भी पार्ट का घर में रिपेयर करना या उसकी मेंटेनेंस करना,
किसकी, स्ट्रक्चर की, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस रिपेयर करना इन ऑर्डर ऑफ सेफ कंडीशन, क्योंकि हम रिपेयर कर रहे हैं तो सेफ कंडीशन भी तो होनी चाहिए ना उसकी। बस जैसे इसमें एग्जांपल लिख लो आप, वाइट वॉशिंग करना, वाइट वॉशिंग। सेकंड लिख लीजिए पॉइंट वगैरह के काम करना। ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज एस्टिमेट के द्वारा होती हैं, सॉरी एनुअल एंड रिपेयर मेंटेनेंस के द्वारा। तो दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, बस इतना ही था, टाइप ऑफ एस्टिमेट के बारे में मुझे बताना था। तो सेकंड चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। तो अब आप लोगों को इतना तो कर सकते जो आपके सामने लिख रहा है, अगर इतना भी नहीं कर सकते तो मैं क्या कहूँ आपसे। देखो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इस चैनल पे वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं यहीं से गया था, और 8.64 के इस समय इसके सब्सक्राइबर्स हैं, बट इस पे 1K भी व्यू नहीं आते। 8,000 होने के बाद 1,000 भी व्यू नहीं आते। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी अगर कंटिन्यू होता है, अगर कंटिन्यूटी बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई थी, अब बनी है आके, क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप में गया था, तबीयत भी खराब रही थी। तो आप लोगों को शेयर करना है, कोई भी दिक्कत है कमेंट करना। देखो मैंने फिर बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों को साथ के साथ लेने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी आप कमेंट करते सर हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए, तो फिर भी चलो मैं एक और कोशिश करूँगा दोनों में लिखने की। बट अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो मुझे टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक। और वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मंडे को मिलेंगे। अब तो आपका देखो एक चीज़ बता दूं आपको, जो CMA ED में करा रहा था किसी कारणवश अभी नहीं करा पा रहा मैं, लेकिन कराऊंगा, ये मैं सोचा ना कि मैं नहीं कराऊंगा उसको। अरे यहाँ से कलर कहाँ गया, कौन सा था आपका, CMA ED। ये सब्जेक्ट जल्दी में कराऊंगा, 4-5 क्लास में से समाप्त कर दूंगा, इसकी आप चिंता ना करें।